हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु और स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। चैप्टर 2 पे थे हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के 40 सालों में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए थ्रू प्लानिंग एंड ऑल, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे थे। लैंड रिफॉर्म्स में आज का जो टॉपिक हमारा वो होने वाला है टीनेंसी रिफॉर्म्स का, कि हमने लैंड रिफॉर्म के अंदर जितने भी मेजर्स लिए थे उसमें पहला मेजर हमने देख लिया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। देन अब देखेंगे कि काश्तकारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो जो मेजर्स लिए गए उनको इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ये 4 मेजर्स बेसिकली लिए गए थे लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत। पहला तो बिचौलियों का जो हमने उन्मूलन करा था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। देन टीनेंसी रिफॉर्म्स, काश्तकारों की स्थिति में सुधार के लिए हमने जो मेजर्स लिए थे उसमें लैंड सीलिंग जो लगाया था हमने। देन कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के चलते जनरेशन टू जनरेशन उसका डिवीजन होता जाता था, तो उसको हमने कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। सो दैट वेयर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। उसमें से जो पहला कंपोनेंट था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, वो हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डू चेक दैट वीडियो आउट। इसमें हम देखेंगे कि टीनेंसी रिफॉर्म क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या काम किए गए थे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर में जो टीनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सो इंडिया में जो टीनेंट्स हैं एग्रीकल्चर में, उनको हम पर्टिकुलरली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स। दैट मीन्स ऐसे टीनेंट्स जिनका कि परमानेंट राइट होता है लैंड के ऊपर, यानी कि जिस लैंड पे वो खेती कर रहा है, भले ही वो किसी जमींदार को बिलोंग क्यों ना करती हो, भले ही वो किसी दूसरे ओनर को बिलोंग क्यों ना करती हो, लेकिन उनको आसानी से एविक्ट नहीं किया जा सकता। ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स के अंदर जितने भी टीनेंट आते हैं वो उनको आप आसानी से हटा नहीं सकते, बिकॉज दे एंजॉय द परमानेंट राइट्स ओवर द लैंड। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है, सबसे पैथेटिक कैटेगरी, टीनेंट्स एट विल। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई परमानेंट राइट्स नहीं है, आपको जब मर्जी तब, अगर आपके जमींदार हैं या आपके जो मालिक है वो आपको जब मर्जी तब उनकी मर्जी पे है, आपको हटाएंगे तो हटा देंगे। तो यू कैनॉट डू एनीथिंग बिकॉज यू डू नॉट हैव परमानेंट राइट्स ओवर द लैंड इफ यू आर टीनेंट्स एट विल। सो बेसिकली 2 कैटेगरी थी। ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी एज कम्पेयर टू द टीनेंट्स एट विल, क्योंकि उनको कभी भी निकाला जा सकता था, उनके कोई परमानेंट राइट्स नहीं होते थे लैंड के ऊपर, उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब हमने ये मेजर लेने की सोची कि अब हम एग्रीकल्चर में प्लानिंग करेंगे, हमने बिचौलियों को हटाने की कोशिश करी, तो हमने देखा कि कैसे टीनेंट्स पे प्रेशर पड़ता है, कि टीनेंट्स को भारी मात्रा में एविक्ट करा जाता है। कि बिचौलिए आके कहते हैं, जमींदार आके कहते हैं कि हम तो अपनी जमीन पे खुद खेती करते हैं, हमारे अंडर तो कोई खेती करता ही नहीं है। तो जितने भी टीनेंट्स उनके अंदर काम करते थे उनको हटा दिया गया। एंड उसमें मोस्टली ऐसे टीनेंट्स होते थे, टीनेंट्स एट विल, जो कि परमानेंट राइट्स एंजॉय नहीं करते थे लैंड के ऊपर, जिनको कि आसानी से निकाला जा सकता था। सो सरकार को ये चाहिए था उस समय कि टीनेंट्स एट विल एंड ऐसे टीनेंट्स जिनका कि परमानेंट राइट नहीं होता लैंड के ऊपर, एंड दो हु कुड बी इविक्टेड वेरी इजीली, उसके लिए कुछ करे। इसी को मद्देनजर रखते हुए टीनेंसी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। इसके बेसिकली 2 पर्पसेस थे। पहला जो था वो था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से हमारा मतलब ये है कि कोई भी टीनेंट्स है उसको आप विदाउट एनी नोटिस आप उसको अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते, यानी कि आर्बिट्ररी एविक्शन अब नहीं हो सकता है। मतलब मनमाना जो आप निकाल देते थे जब मत तब, अब आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक टेनेंट की अब हम टेन्योर फिक्स करेंगे एंड उस टेन्योर को आपको सिक्योर करना पड़ेगा अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर रहे हैं तो। सो दैट वाज द पर्पस, वन ऑफ द पर्पस ऑफ टीनेंसी रिफॉर्म्स। उसके अलावा टीनेंट्स को एक तो टेन्योर का प्रॉब्लम था कि भाई जब मन तब जमींदार या मालिक निकाल देंगे, उसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये थी, एंड जो एक तरीके से इनकम इनइक्वालिटी में भी जिसने कंट्रीब्यूट करा था, जो एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी कि किसी ज़मींदार के पास 1400 एकड़ लैंड है, वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, एंड जो लैंडलेस लेबर उसके ऊपर काम करे उसकी ज़मीन के ऊपर, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ओनली बिकॉज की रेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होते थे, 90-80% रेंट होते थे। तो रेगुलेशन करना रेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, बिकॉज अगर ऐसे एक्सऑर्बिटेंट रेंट यानी कि मनमाना एंड बहुत ही ज़्यादा फिजूल का रेंट लेते तो इसमें क्या होता है कि जो निम्न कोटि के लोग हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, जो छोटे किसान होते थे, मालिकों की ज़मीन पे खेती करते थे या ज़मींदारों की ज़मीन पे खेती करते थे, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। सो दैट वॉज नेसेसरी कि हमें रेगुलेशन करना ही पड़ेगा रेंट का, नहीं तो ये और ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट होते जाएंगे, और ज़्यादा अधिक एंड और ज़्यादा फिजूल होते जाएंगे, एंड इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली प्रेशर पड़ेगा किस पे, जो एक्चुअल में एफर्ट डाल रहे हैं उन पे, जो एक्चुअल में कल्टिवेशन करते हैं उन पे। एंड एक्चुअल में कल्टिवेशन कौन करते थे? टीनेंट्स करते थे। जमींदार तो कभी अपने खेतों में जाते भी नहीं थे, सो ऑफिसर्स को भेज दिया, रेंट लेके चले आए। टीनेंट्स एक्चुअल में एफर्ट डालते थे, जो शेयर क्रॉपर्स होते थे एक्चुअल में एफर्ट डालते थे। तो उनके पहले तो सिक्योरिटी, उनके टेन्योर को सिक्योर करो कि उनको भाई कभी अपनी
अपनी मर्जी से निकाला नहीं जा सकता। एंड उनके रेंट के रेगुलेशन के लिए भी आप एक एक्ट पारित करो कि आप भाई 80-90% जो रेंट उठाते हैं आप टेनेंट से, तो दिस इज सोशली अनजस्टिफिएबल। ये तो सरासर बेईमानी है कि भाई 100 रुपये में से 80-90 रुपये आप ही रख रहे हो एंड आपने कुछ एफर्ट डाला भी नहीं है। सो आपको रेंट को रेगुलेट करना ज़रूरी हो गया था उस समय इंडियन गवर्नमेंट के लिए। सो दो पर्पसेस थे टीनेसी रिफॉर्म के, पहला सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड देन रेगुलेशन ऑफ रेंट। उसके अंदर फिर लेजिस्लेशन पास करा जाता है, जैसे हमने देखा था कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के अंदर जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पास पारित किया जाता है, वैसे ही टीनेसी रिफॉर्म्स के लिए भी लेजिस्लेशन पास किया जाता है। तो जो लेजिस्लेशन पास किया गया, कानून पारित किया गया, उसके 3 मोटिव्स थे। अगर उसे कानूनी भाषा में ही समझाया जाए तो कुछ इस प्रकार थे। पहली बात जो उसमें करी गई थी वो थी इविक्शन मस्ट नॉट टेक प्लेस एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। थोड़ी सी कानूनी भाषा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इविक्शन मस्ट नॉट टेक प्लेस। उस लेजिस्लेशन में कहा गया कि इविक्शन नहीं हो सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अगर वो लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है तभी ही हो सकता है, उसके अलावा कभी भी आप इविक्शन नहीं कर सकते अपने टेनेंट्स का, अपने शेयर क्रॉपर्स का। सो इविक्शन मस्ट नॉट टेक प्लेस एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अगर लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली है तभी इविक्शन हो सकता है, नहीं तो इविक्शन इज नॉट अलाउड। उसके बाद क्या कहा गया कि अगर ओनर ये चाहता है कि हम अपने लैंड को अपने पास रखें, लाइक हमारे अंडर कोई भी टीनेंट्स काम ना करे, तो ओनर को ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि ओनर ही उस पर पर्सनल कल्टीवेशन करेगा। पहले क्या होता था, जब एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट पारित किया तो जमींदार से कहा कोर्ट में जाके कि देखो हमारे अंदर तो कोई टीनेंट काम कर ही नहीं रहा है। एंड कोर्ट पता कैसे लगा पाती, सरकार पता कैसे लगा पाती, कोई रिकॉर्ड तो था ही नहीं पहले। बेसिकली लैक ऑफ डेटा वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो उसके बाद क्या करते हैं जमींदार, पहले तो ये अपने आप को पोज करवा दिया कि हम अपने जमीन पे खुद ही खेती करते हैं एंड हमारे अंदर जितने भी टीनेंट्स थी वो तो अभी है ही नहीं। तो एक तो उससे मास इविक्शन हुआ, सबसे पहला तो एक तो मास इविक्शन हुआ कि टीनेंट्स को हटाया गया भारी पैमाने पे। एंड उसके अलावा क्या हुआ कि उसके बाद नए टीनेंट्स ले आए उन्होंने। जब ये फैसला हो गया कि हाँ आप खुद ही अपने जमीन पे खेती करते हैं, तो सरकार कौन देखने जा रही है, तो नए टीनेंट्स फिर से उन्होंने ले आए। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए लेजिस्लेशन में क्या था, अगर ओनर ये चाहता है कि उसके जमीन पे कोई टीनेंट्स खेती ना करे तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो खुद ही खेती कर रहा है या उसकी फैमिली खेती कर रही है, ना कि वो नए टीनेंट्स लेके आ रहा। सो दैट वाज अनदर एम ऑफ द लेजिस्लेशन। उसके बाद जो सबसे तीसरा था एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर ओनर टीनेंट को उसकी ज़मीन से खारिज करता भी है, दैट मीन्स कि अगर कोई ज़मींदार साहब है, दैट मीन्स उसकी मान लीजिए 50 एकड़ की ज़मीन है, तो इसके अंदर मान लीजिए 10 टीनेंट काम करते थे, बहुत छोटा सा आंकड़ा है, मान लेते 10 टीनेंट काम करते थे। तो इस 10 टीनेंट्स को अगर वो चाहता है कि हम हटा दें, अगर जमींदार साहब चाहते हैं कि इस टीनेंट्स को हम चाहते हैं कि हटा दें, दैट मीन्स कि हम और मेरी फैमिली खुद ही इस पे खेती करेगी अब से, तो इन 10 टीनेंट्स को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, कुछ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एरिया देना पड़ेगा खेती के लिए। प्रिस्क्राइब्ड मतलब पहले से वो आपको उसमें लिखित करना पड़ता था एंड मिनिमम एरिया आपको ग्रांट करना ही करना था, क्योंकि वो 10 टीनेंट्स अगर आप उसको एविक्ट करेंगे, अगर आप उसको अनएम्प्लॉयड बना रहा है तो उसको कुछ तो सोर्स दीजिए इनकम का। सो दैट वाज द बेसिस कि आप बिना टीनेंट्स को, एक तो आप टीनेंट्स को खारिज कर ही सकते एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर आपको टीनेंट्स को खारिज करना भी है तो आप ये इंश्योर करिए कि आप खुद ही उस पर खेती करेंगे, ना कि दूसरे दूसरी लॉट ऑफ टीनेंट को लेके चले आएंगे। एक 10-12 टीनेंट गए तो फिर से 15-16 टीनेंट्स को लेके चला है, नहीं। और तीसरा, अगर आप टीनेंट्स को हटा भी रहे हैं तो उसको मिनिमम एरिया ग्रांट करिए ताकि उसकी जो लिविंग है वो फुलफिल हो पाए। सो दैट वाज अंडर द लेजिस्लेशन, दैट वाज द एम ऑफ लेजिस्लेशन, दैट वाज द पर्पस ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स, बेसिक द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड द रेगुलेशन ऑफ रेंट एज द रेंट्स वेयर एक्सॉर्बिटेंट। बहुत ज़्यादा मनमाना रेंट लिया जाता था, 80-90%। आप खुद ही सोचे, अगर आप कमा रहे हैं 100 रुपया एंड सरकार आपसे एज ए टैक्स 80 रुपया ले ले, सो दैट इज़ हाउ पैथेटिक दिस इज़ कि ये आप बिना मेहनत किए सरकार को दे रहे हैं। सो दैट वाज द केस। उसके अलावा आप देखेंगे तो कंक्लूजन पे आते हैं। टीनेसी रिफॉर्म्स में हमने बात करी कि लेजिस्लेशन में क्या क्या चीज़ें थी, टीनेसी रिफॉर्म्स के पर्पस क्या थे। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या था। तो जो लेजिस्लेशन पास हुआ डिफरेंट स्टेट्स में, तो यही कोशिश करेगी कि हम जो टीनेंट्स हैं, यानी कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर है, क्योंकि एक्चुअल कल्टीवेटर तो टीनेंट्स ही होते थे, ज़मींदार तो अपनी खेतों पे कभी खेती करते ही नहीं थे। तो कोशिश ये करेगी कि हम जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, टीनेंट्स हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको ओनरशिप दें ताकि उनका गुजर बसर सही से चल सके। एंड टीनेंट्स में भी यहाँ मेरा जोर टीनेंट्स एट विल से है। टीनेंट्स एट विल जिनके पास की कोई परमानेंट राइट नहीं होता था, जिनको कि कभी भी निकाला जा सकता था, क्योंकि ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स के पास तो सब्सटैंशियल राइट होते थे, उनको आप आसानी से निकाल नहीं सकते थे, तो उनके पास कुछ प्रिविलेज होता था। लेकिन जो टीनेंट्स एट विल होते थे या सब टीनेंट होते थे, टीनेंट के अंदर के टीनेंट, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वो तो हायरार्की में सबसे नीचे स्टैंड करते थे। सो दैट वाज द केस। इनको अपलिफ्ट करना ज़रूरी था, इसीलिए लेजिस्लेशन पास किया जाता है, इसीलिए ये सारी प्रोविजंस बनाई जाती है। उसके बाद जो लेजिस्लेशन पास करी गई
वो अगेन एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स की तरह हर एक स्टेट्स में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सका, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स विच वेयर कर्नाटका में ये हो सका अच्छे से, वेस्ट बंगाल एंड केरला। वेस्ट बंगाल एंड केरला बीइंग लेफ्ट पार्टी स्टेट्स की, यहाँ पे लेफ्ट पार्टी की रूलिंग होती थी उस समय में, तो ये जो कृषि फार्मिंग से रिलेटेड रिफॉर्म्स होते थे, कृषि से रिलेटेड रिफॉर्म्स, उनको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान होता था, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टीज होती हैं उनका ज़्यादा फोकस ही होता है एग्रीकल्चर की तरफ या प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तरफ। तो आप देखेंगे तो जो लैंड रिफॉर्म्स था उसमें वेस्ट बंगाल और केरला ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। तो इस टेनेसी रिफॉर्म्स में कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड केरला में इस लेजिस्लेशन को, जो टेनेसी रिफॉर्म वाला था, इसको बढ़िया सक्सेस मिलती है। बाकी के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड जो आपके वेस्टर्न स्टेट्स हो गए उसमें ये इतना सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाता। उसमें भी एक और चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, ये आपके बुक में कहीं नहीं दिया होगा, लेकिन आप अगर इसको आंसर में लिखेंगे तो दैट वुड बी मोस्ट डेकोरेटिव, कि यहाँ पे एक ऑपरेशन बरगा चलाया गया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। इस ऑपरेशन बरगा के अंतर्गत उन्होंने टारगेट किया था कि हम मैक्सिमम टीनेट्स को उनको ओनरशिप देंगे, उनकी लैंड का, जो जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं रेंट देके उसको हम उस लैंड की ओनरशिप देंगे। तो ऑपरेशन बरगा चलाया गया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों चलाया गया था? कि टीनेट्स को ओनरशिप ग्रांट करने के लिए। सो दैट वाज द मोटिव ऑफ ऑपरेशन बरगा, एंड ऑपरेशन बरगा रिसीव्ड ह्यूज सक्सेस इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, की मैक्सिमम टीनेट्स, बहुत ज़्यादा टीनेट्स को ओनरशिप ग्रांट करेगी। सो दैट वाज वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो ये जो टेनेसी रिफॉर्म्स अगर सक्सेसफुल हो पाया तो ऑपरेशन बरगा वाज वन ऑफ द रीजन। So that was in the Tennessee reforms, that was in the legislation related to Tennessee reforms, that were the conclusion of Tennessee reforms. अगले लेक्चर में शुरू करेंगे लैंड सेलिंग के बारे में, अगले लेक्चर में लैंड सेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। So thank you for watching, have a great day.